हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम लोग कॉलेज एग्ज़ाम में किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। यानी जो आपकी ग्रेजुएशन की कॉलेज लेवल की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम का टाइम टेबल बनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कॉलेज की एग्ज़ाम होती है वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि आपका पेपर किस तरीके से लगता है। बेसिकली ग्रेजुएशन में दो तरह की एग्ज़ाम्स लगती है। फर्स्ट है आपका सेमेस्टर वाइज, यानी जिसमें आपके 2 सेमेस्टर लगते हैं पूरे ईयर में, एक हाफ ईयरली और एक ईयरली, इस तरीके से। लेकिन दोनों का जो वेटेज रहता है वो सेम रहता है। हाफ ईयरली और ईयरली में जैसे हम स्कूल लेवल में एग्ज़ाम देते थे, हाफ ईयरली में आधा पोर्शन और ईयरली में पूरा पोर्शन, लेकिन इस तरीके से नहीं होता सेमेस्टर वाइज में। सेमेस्टर वाइज जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आधा पार्ट सेमेस्टर 1 में और आधा पार्ट सेमेस्टर 2, यानी आपके 2 पोर्शन में, ये जो फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, इस तरीके से जो आपकी एग्ज़ाम्स है वो डिवाइड हो जाती है 2 पोर्शन में। एक ईयर की एग्ज़ाम 2 पोर्शन में आपकी डिवाइड हो जाती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो आपकी एग्ज़ाम्स होती हैं वो ईयरली लगती है, यानी साल में एक बार। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है। इस वीडियो में मैं दोनों ही स्टूडेंट्स की बात करूंगी, चाहे वो अपनी एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज दें या फिर ईयरली वाइज। दोनों ही स्टूडेंट्स का क्या एग्ज़ाम के ड्यूरिंग टाइम टेबल रहना चाहिए, किस तरीके से उन्हें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको आपकी ग्रेजुएशन की कॉलेज लेवल की एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और यदि आपको ओनली पास हो रहा है तो आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम कॉलेज लाइफ में एंटर कर जाते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर में जब आते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और एनर्जेटिक रहते हैं। यानी हमें कॉलेज में इतनी टेंशन नहीं होती एग्ज़ाम्स की जितनी अपनी स्कूल लाइफ में होती है। कॉलेज में हमें एक तरीके से ऐसा लगता है कि हाँ हो जाएगा, लास्ट टाइम पे कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली हमें यही लगता है कि एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले पढ़ लिया और बस हो गया। जब मैं अपने कॉलेज में एंटर हुई थी, मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट ही करी थी, तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हाँ मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज बनानी है। आप में से काफ़ी लोग तो ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन की परसेंटेज कुछ काम नहीं आती, लेकिन आज उन लोगों की थिंकिंग बदल जाएगी। उन्हें भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि ग्रेजुएशन की परसेंटेज कहाँ कहाँ काम आती है। वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन आपको एक सीक्रेट बताऊं कि कॉलेज एग्ज़ाम्स में परसेंटेज बनाना इजी है एज़ कम्पेयर टू योर स्कूल लाइफ। क्योंकि कॉलेज लाइफ में जो चीज़ें हम सीखते हैं वो बिल्कुल मज़े मज़े में सीख लेते हैं। बहुत ही मौज मस्ती के साथ साथ हमारी कॉलेज लाइफ की पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम्स का हमें इतना प्रेशर नहीं रहता जितना कि स्कूल लाइफ में रहता था। वहाँ पर अलग अलग टेस्ट लगते रहते थे, हर मंडे टेस्ट, और हर मंथ आपके मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, इस तरीके से टेस्ट लगते रहते थे आपके स्कूल लाइफ में। ऐसे आपकी कॉलेज लाइफ में नहीं लगते, इसलिए हम यहाँ पर मौज मस्ती ज़्यादा करते हैं बजाय पढ़ाई के, और इसी मौज मस्ती में हम थोड़ी स्टडी कर लेते हैं अपनी। यानी इतना प्रेशर आपका नहीं रहता कॉलेज लाइफ में जितना कि स्कूल लाइफ में रहता है, और होना भी चाहिए। पहली बार कॉलेज लाइफ जी रहे हैं तो अच्छे से मज़े से जिए। इसमें कोई बात नहीं है कि मैं आपसे ये नहीं कह रही कि अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय मत करो, ओनली स्टडी करो। एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन हाँ कॉलेज लाइफ में अपनी स्टडी को कम मत कर देना। बहुत से बच्चे होते हैं जो 12th 11th में अच्छा करते हैं, लेकिन कॉलेज में वो मौज मस्ती में ही रह जाते हैं और अपनी स्टडी करना भूल जाते हैं, स्टडी में ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल। तो आपको वैसा नहीं करना, अपनी स्टडी को भी पैरेलल साथ में लेके चलना है, क्योंकि जो आपकी कॉलेज की परसेंटेज होती है ग्रेजुएशन की, वो भी आपके आगे काम आती है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है, यानी वो कहीं पे काम नहीं आती। जिन्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है उनके लिए ये चीज़ हो सकती है कि हाँ, क्योंकि सभी गवर्नमेंट जॉब में 60% से ऊपर वो ले लेते हैं, यानी 60% से ऊपर गवर्नमेंट जॉब के लिए सभी एलिजिबल होते हैं। तो वहाँ पर परसेंटेज का मैटर इतना नहीं है। लेकिन यदि आप हायर स्टडी करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ अदर करते हैं, अदर चीज़ जैसे एमबीए वगैरह या फिर सीए की एग्ज़ाम, और इसके अलावा यदि आप किसी हायर स्टडी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको आपकी हायर स्टडी को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स भी होती है बहुत सारी। तो वो स्कॉलरशिप्स आपकी परसेंटेज के बेसिस पर मिलती है आपको, तो इसलिए आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज मैटर करती है। और इसके अलावा जब आप अपना सीवी या फिर रिज्यूम में आप अपनी कंपनी को दिखाएंगे जहाँ पर भी आप वर्क करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो वो कंपनी जब आपकी परसेंटेज देखेगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि इसकी परसेंटेज अच्छी है, यानी ये बंदा हार्ड वर्किंग है। क्योंकि आजकल लोगों की थिंकिंग यही है कि हाँ इसके अच्छी परसेंटेज है, यानी ये हार्ड वर्किंग बंदा है, अच्छा काम करेगा, अच्छी नॉलेज है इसे। तो ये सारी चीज़ें आपकी परसेंटेज पर ही डिपेंड करती है।
अब हर स्टूडेंट का अलग अलग अपना एक परसेंटेज गोल रहता है। जिसे गवर्नमेंट जॉब करनी है उसे तो 60 अबव कितने भी मिल जाएँ उसके लिए सब बराबर है। जिसे ओनली पास होना है वो ओनली पासिंग परसेंटेज के लिए ही पढ़ेगा। और जिसे आगे हायर स्टडी करनी है या फिर कुछ और फील्ड में जाना है तो वो उस हिसाब से अपनी परसेंटेज बनाना चाहेगा ग्रेजुएशन के अंदर। तो आपको कितनी परसेंटेज बनाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा और किस तरीके से आपका टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने का, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। पूरा चार्ट बनाया हुआ है मैंने आपके लिए। उस चार्ट को बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कितनी परसेंटेज के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखो, एक चीज़ तो है कि कॉलेज लाइफ में हमें स्टडी को उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती जितना कि हम स्कूल लाइफ में स्टडी को टाइम देते हैं। ज़्यादा टाइम हमें अपनी स्किल डेवलपमेंट में देना चाहिए। जिस चीज़ में हमें वर्क करना है आगे, उस चीज़ पर हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए कॉलेज लाइफ में, बजाय अपनी स्टडी के। लेकिन जो बंदा स्टडी में ही आगे बढ़ना चाहता है, यानी जिसने बीएससी कर ली, वो आगे एमएससी पीएचडी करना चाहता है और अपनी स्टडी को ही आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो पूरा फोकस अपनी स्टडी पे रखे। फिर उसको अदर चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जो स्टडी ओनली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं और उनका जो आगे जॉब करने का जो सपना है वो अलग फील्ड में है, तो वो स्टडी पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कॉलेज लाइफ में ये होता है कि आप लास्ट के टाइम पे भी यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाती है। लास्ट के 2-3 महीने भी यदि आपने कॉलेज एग्ज़ाम में अच्छे से दे दिए ना, बिल्कुल अच्छे से, तो भी आप अच्छे नंबर से, अच्छी परसेंटेज से पास हो जाओगे कॉलेज एग्ज़ाम्स में। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। अब जब कॉलेज में आप लेक्चर्स लेते हो टीचर के, तो जो वो इम्पोर्टेंट बताते हैं ना, उनको बिल्कुल मत छोड़ो। उनको तो आपको करने ही है, क्योंकि उन्हें पता है एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको वो चीज़ें इंपॉर्टेंट पहले ही बता देते हैं कि ये टॉपिक आपका ज़रूरी है, इसे अच्छे से कर लेना, इसे ध्यान से समझ लो, ये टॉपिक आ सकता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कभी कभी बीच बीच में खुद ही बता देते हैं। तो उन टॉपिक को आप चाहे तो पहले नोट डाउन कर लो, बाद में पढ़ लेना, या फिर उन टॉपिक को आप तुरंत उसी वक्त समझते चलो अच्छे से, और उसी दिन उस टॉपिक को घर पर अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो तो एटलीस्ट आपके उसी वक्त हो जाए और फिर आपको एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। अब चाहे आपकी एग्ज़ाम्स सेमेस्टर वाइज हो या फिर ईयरली एग्ज़ाम्स हो, ये 4 चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है रिवीजन। जितना आपने पढ़ा है ना उसका रिवीजन ज़रूर करो। यानी पहले आपने जो चीज़ याद कर ली उसका रिवीजन करो, बजाय दूसरी चीज़ स्टार्ट करने के। हमने पहली चीज़ पढ़ ली, फिर हम उसके बाद ही दूसरी चीज़ स्टार्ट कर देते हैं, तो पहली चीज़ का रिवाइज तो करा ही नहीं, तो यानी वो चीज़ दिमाग से निकल सकती है। इसलिए जब आपने पहली एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर ली, कोई सा भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उसका आप रिवीजन करो एक बार फिर से और फिर नेक्स्ट चैप्टर उठाओ, बजाय डायरेक्ट उस नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप्स है, अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी में हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम्स होती है मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। ये समझ लो कि आपको नोट्स से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जो आप पूछते हो ना कि हमें इंपॉर्टेंट बता दो, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके PYQs हैं वो सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मान लो आप। इसलिए आपको उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। थर्ड टिप्स है, जो आपके फिजिक्स या मैथ्स में डेरिवेशंस, थ्योरम्स आती हैं, तो उनको आप हाथ से निकाल कर सॉल्व करा करो। एक एक डेरिवेशन जब तक 3-4 बार, थ्योरम आप 3-4 बार खुद से कॉपी में लिख लिख कर नहीं करोगे याद, तो आपको याद नहीं होगी। जिस तरीके से केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपको लिख कर याद करनी पड़ती है, इसी तरीके से डेरिवेशंस और थ्योरम भी आपको बिना लिखे याद नहीं होंगे। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो। फोर्थ चीज़ है आपके रिपीटेड क्वेश्चंस। जब आप PYQ करोगे, नोट्स पढ़ लोगे, तो जब आप PYQs देखोगे तो उसमें 5-6 ईयर के पेपर देखोगे। ऐसा तो है नहीं कि 1-2 ईयर के देख लिए, 5 ईयर के देख लिए ना तो काफ़ी है। इसलिए मिनिमम 5 ईयर के तो आपको देखने ही चाहिए। अब उनमें आप ये देखिए कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक्स या फिर कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उनको बिल्कुल मार्क कर लीजिए। उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, या फिर लास्ट टाइम पे आप उन्हें पढ़कर जा सकते हैं, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मेरे चैनल पर BSc के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से वो सभी BSc के हैं। इसलिए मैं आपको BSc में एग्ज़ाम में किस तरीके से पढ़ना है,
किस तरीके से आपको एग्ज़ाम का टाइम टेबल बनाना है, किस तरीके से आपके तीनों सब्जेक्ट जो आपकी PCM हो या फिर BCZ हो, किस तरीके से आपको तीनों पेपर की 5 यूनिट कवर करनी है अपने लास्ट टाइम में। यदि आपके पास कम टाइम बचा है तो किस तरीके से आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, उसका पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है मैंने। वो चार्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, इसलिए उस चार्ट को आप ध्यान से सुनिएगा। नाउ ये है आपका BSc की स्टडी का पूरा चार्ट। जब आपके लास्ट के कुछ मंथ्स बचते हैं आपके BSc की एग्ज़ाम्स में, आपके पास कम टाइम है, तो आपको अपनी BSc की स्टडी को किस तरीके से पूरा कंप्लीट करना है, कितनी परसेंटेज पर कितना पढ़ना है, ये सारा कुछ इस चार्ट में मैंने लिखा हुआ है। एक एक चीज़ मैं आपको इस चार्ट में अब एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यदि आपने इस चार्ट को फॉलो कर लिया ना, तो आपको BSc टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लास्ट में BSc के टॉपर बनने का भी पूरा फॉर्मूला इस चार्ट में लिखा हुआ है। प्लस यदि आपको 70-80 परसेंटेज बनानी है तो उसका भी है। इसके अलावा यदि आपको 65 से 70 के बीच में परसेंटेज बनानी है तो उसमें आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस चार्ट में समझ में आ जाएगी। अब ये चार्ट किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, यानी यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है फॉर ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स, चाहे उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो या फिर जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जिस यूनिवर्सिटी में आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 3 पेपर है और 5 यूनिट है, इस वाले पैटर्न पर मैंने ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपकी होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी। यदि मैथ के स्टूडेंट है तो आपके पास PCM और बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो BCZ। इसमें आपको सबसे पहले आपको कोई भी एक सब्जेक्ट, चाहे आप फिजिक्स उठा लो या फिर बायोलॉजी उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो, तो मैं आपको एक केमिस्ट्री का एग्जांपल लेकर यहाँ पर समझाऊंगी, क्योंकि केमिस्ट्री दोनों ही बच्चों के कॉमन आती है, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो या फिर बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। इसलिए मैं आपको एक केमिस्ट्री का लेकर समझाऊंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, फिर वही आपको आपकी सारी सब्जेक्ट्स पर अप्लाई करना है। ओके, अब केमिस्ट्री में आपके 3 पेपर होते हैं, ये चीज़ आपको पता है। 3 पेपर होंगे आपके तीनों सब्जेक्ट्स में। 3 पेपर्स में से आप पहले उठाइए अपना पेपर 1। पेपर 1 के अंदर आपकी 5 यूनिट होती हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी 5 यूनिट जो है उनमें से कोई भी 3 यूनिट जो आपको ईजी लगे या फिर आपको छोटी लगे, मतलब कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनका सिलेबस छोटा होता है और कुछ यूनिट्स ऐसी होती है जो ईजी होती है। तो सबसे पहले आपको पेपर 1 की वो 3 यूनिट करनी है जो कि आपकी छोटी हो या फिर आसान हो। अब हर यूनिट के लिए यदि आप 2-2 दिन भी दो तो 3 यूनिट आपकी हो गई 6 दिन में। अब उन 3 यूनिट को आपको पढ़ना किस तरीके से है, अपने नोट्स प्लस PYQ, यानी आपको नोट्स तो पढ़ने हैं जो मैंने दे रखे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने हैं उन 2 दिन में। यानी उन 2 दिन में आपको एक यूनिट को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना है, पूरा कंप्लीट, उसके नोट्स पढ़ लेना अच्छे से, प्लस PYQ कर लेना। अब ये जो आपने यूनिट 1st, 2nd, 3rd चूज़ करी होंगी, कोई भी 3 यूनिट, ये होंगी आपकी ईजी या फिर छोटी। तो यानी 2-2 दिन में आपकी एक एक यूनिट कंप्लीट कवर हो जानी चाहिए। अब आपको 7th डे क्या करना है, उन तीनों यूनिट का रिवीजन, यानी केवल पढ़ना ही नहीं है, हमें रिवीजन भी ज़रूरी है। इसलिए आप 6 दिन में 3 यूनिट अपनी कंप्लीट करके 7th डे उन तीनों यूनिट का रिवीजन ज़रूर करिए। अब ये हो गया आपका 7 दिन में पेपर 1 की 3 यूनिट आपने बिल्कुल अच्छे से कर ली है। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपकी तीनों यूनिट बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है, नोट्स हो चुके हैं, PYQ हो चुके हैं, रिवीजन हो चुका है 7 दिन के अंदर। ये है ओनली पेपर 1 का। अब इसी तरीके से हम केमिस्ट्री की तीनों पेपर के बारे में बात करें, यानी पेपर 1, 2, 3, तो यदि हम तीनों पेपर पर यही मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना टाइम होगा, देखिए पेपर 1 की हमने 3 यूनिट कर ली 7 दिन में, पेपर 2 की कर ली, पेपर 3 की कर ली, यानी 21 दिन में आपकी एक सब्जेक्ट की 3 यूनिट कंप्लीट कवर हो गई। अब मैं आपको पहले 3 यूनिट करने के लिए क्यों कह रही हूँ सभी सब्जेक्ट्स में, क्योंकि पहले आपको अपनी 3 यूनिट एकदम कंफर्म करनी है, ताकि आप एक बार इस चीज़ से तो फ्री हो ले कि हाँ 65 से कम आपकी परसेंटेज नहीं है, यानी आपने 65 तक सभी सब्जेक्ट्स में परसेंटेज अपना स्कोर कर लिया है। देखिए आपकी 21 डेज में 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है एक सब्जेक्ट्स की। अब मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है नो कंपैरिजन इन 3 यूनिट्स, क्योंकि आपको 3 यूनिट तो बिल्कुल अच्छे से करनी होगी। भले ही जो आपकी 2 यूनिट बची है लास्ट की, यूनिट 4 और 5, उसमें आप थोड़े बहुत कुछ 1-2 टॉपिक छोड़ दें जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगे या फिर जो अभी तक पूछे ही नहीं गए हैं, तो उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं जिनके चांसेस आपको कम लगे आने के। लेकिन आपको
स्टार्टिंग की 3 यूनिट कोई सी भी आपकी मर्जी की 3 यूनिट आपको अच्छे से करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यदि हम तीनों सब्जेक्ट्स में यही मेथड अप्लाई करें, 21 डेज 1 सब्जेक्ट और 3 यूनिट, तो इसी तरीके से हम तीनों सब्जेक्ट्स पर जब ये अप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 3 यानी 63 डेज। 63 डेज तो आप इसको अप्रॉक्स 2 मंथ मान लीजिए। 2 महीने में आपकी तीनों पेपर की तीन यूनिट तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर कवर हो जानी चाहिए 2 महीने के अंदर, ताकि आप इन 2 महीने में आपने कितनी स्टडी करी, जहाँ से आप 65 से 70% आसानी से बना सकते हैं। अब ये 3 यूनिट अच्छी से तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो जिन स्टूडेंट्स का परसेंटेज का क्राइटेरिया इतना ही है 65 से 70%, वो यदि हर पेपर के हर सब्जेक्ट्स में 3 यूनिट भी कर ले तो इतनी परसेंटेज आसानी से बना सकता है केवल 2 महीने की स्टडी में। यानी 2 महीने यदि उसने अपनी बीएससी को अच्छे से दे दिए बिल्कुल लग के, तो वो अपनी 65 से 70% आसानी से बना सकता है। अब हम आगे बढ़े। नाउ इट्स टाइम टू इम्प्रूव योर परसेंटेज। अब यदि आपको अपनी परसेंटेज और बढ़ानी है तो आपको आगे और कितना पढ़ना है, अब हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी 2 यूनिट बची हुई है पेपर 1 में, ये जो मेथड है वो सभी सब्जेक्ट्स के सभी पेपर पर अप्लाई होगा, इसलिए ध्यान से समझ लेना। इसी मेथड से आपको अपनी सारे सब्जेक्ट्स के यानी जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं उन तीनों सब्जेक्ट्स के तीनों पेपर को कवर करना है। अब जो आपकी यूनिट 4 और यूनिट 5 बची हुई है, जो टफ़ चैप्टर्स हैं, आपने 2 टफ़ छोड़े हैं, 3 ईजी आपने पहले ही कर लिए। जो टफ़ चैप्टर्स हैं उनमें आप मान लो 3 दिन आपको लग गए। यूनिट 4 कर लिया आपने 3 दिन में, यूनिट 5 कर लिया आपने 3 दिन में, यानी आपके हो गए 6 दिन में 2 यूनिट बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट्स प्लस PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, चाहे आप कोई सी भी यूनिट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बीएससी में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपके रिपीटेड मिलेंगे आपको। भले जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। नाउ 6 दिन में हमने कर ली हमारी 2 यूनिट नोट्स प्लस PYQ। अब हमें 7th डे क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। 6 दिन के अंदर हमने जो 2 टफ़ यूनिट करी, अब टफ़ यूनिट से मतलब क्या हुआ कि जिसमें थोड़ा आपका डेरिवेशन पार्ट है, यदि फिजिक्स की है, मैथ की है तो कुछ थ्योरम्स, और केमिस्ट्री की है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टफ वाले चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको खुद से राइट करके ही आपको प्रिपेयर करनी है। राइट करके मतलब नोटों को प्रैक्टिस करके। जब तक आप डेरिवेशंस, थ्योरम्स और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हाथ से रिवाइज नहीं करोगे सॉल्व करके, तब तक आपको याद नहीं होने वाली। यानी आपको एक एक डेरिवेशन, एक एक थ्योरम, सारी चीज़ें हाथ से कम 4 से 5 बार निकाल लेनी है, तब जाकर आपको वो चीज़ याद होगी। क्योंकि आप थ्योरी तो आसानी से रट लेते हो, थ्योरी के अलावा जो आपका अदर पार्ट है उसको आपको याद करने में टाइम चाहिए होता है, उसको आपको खुद से लिख कर ही वो चीज़ें याद होती है। अब हमने पेपर 1 की बची हुई 2 यूनिट कर ली 7 दिन में। अब इसी तरीके से हम पेपर 2 और पेपर 3 की भी उन दोनों यूनिट को यदि कर लें तो हमारे 21 डेज़ में जो बाकी की 2 यूनिट हैं उस सब्जेक्ट्स की वो कवर हो जाएंगी। 21 डेज़ में एक सब्जेक्ट की 2 यूनिट तीनों पेपर के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। इसलिए प्लीज़ ध्यान से अच्छे से समझिएगा। यदि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आप देखिए, नाउ अप्लाई फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। आपको यही मेथड तीनों सब्जेक्ट्स पर अप्लाई करना है। एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर हो गए हमारे 21 दिन में, तो तीनों सब्जेक्ट के पेपर कितने हो जाएंगे 63 डेज़। वही पहले वाला यानी अप्रॉक्स 2 मंथ। एक तरफ तो आपने 2 मंथ में कितनी यूनिट करी, 3 यूनिट करी थी एक पेपर की। दूसरी तरफ आपने टफ़ यूनिट्स उठाई, तो उन टफ़ यूनिट्स में आपको 3 दिन में 1 यूनिट हुई। इस तरीके से आपको अपना बीएससी की जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट करनी है। और 4 महीने की पढ़ाई में अब आपने यहाँ पर भी कवर कर लिया आपका 2 मंथ में इजी वाली यूनिट्स और 2 मंथ में आपकी टफ़ वाली यूनिट्स, यानी आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। अब यदि आप लोग पूरा सिलेबस कवर नहीं करना चाहते, क्योंकि जो 5 यूनिट कवर कर लेगा इसका मतलब तो उसने सब कुछ पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए, PYQ पढ़ लिए, रिवीजन हो गया, 5 यूनिट कर ली, तो 5 यूनिट में तो आपको लगेंगे 4 महीने। 2 मंथ टफ़ वाले
यूनिट्स के और 2 मंथ आपके इजी वाले यूनिट्स के, यानी 4 मंथ में आप बीएससी के टॉपर बन सकते हो, जिसमें आपकी आ सकती है 85 से 90% तक। ये होता है बीएससी के टॉपर का पूरा टाइम टेबल, किस तरीके से उसने कितने टाइम दिया एक एक यूनिट को, एक एक पेपर को। लेकिन यदि आपको ओनली 70 से 80% बनानी है तो आपको 5 यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली 4 यूनिट ही कर लेनी है। 3 यूनिट तो आपने ईजी वाली कर ली, जो ऊपर मैंने आपको बताया था, 2 महीने में आपने 3 यूनिट कर ली सब पेपर्स की। और यदि आपको 70 से 80 के बीच में लाना है तो आपको 1 यूनिट और करनी पड़ेगी सभी पेपर्स में। तो अब जो बाकी की 2 यूनिट्स हैं उनमें से आप 1 यूनिट चूज़ कर लो, जो भी आपको सही लगे, थोड़ी कम टफ हो या फिर ठीक ठाक हो, तो 1 यूनिट और चूज़ कर लो और उस एक यूनिट को आप सभी पेपर में और ऐड कर लो, उन्हें और पढ़ लो और उनको पढ़ना अच्छे से, नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर आपको एक दिन रिवीजन देना है जब आपकी वो यूनिट कंप्लीट हो जाए तब, और आपकी 1 मंथ में एक यूनिट सभी पेपर्स में कंप्लीट हो जाएंगी, यानी 2 मंथ तो आपको यहाँ लग गए और 1 मंथ यहाँ लग जाएगा एक यूनिट कंप्लीट करने में, जब आप एक यूनिट 4 कोई सी भी कंप्लीट कर लोगे। तो यानी 3 महीने में आपकी 70 से 80% आसानी से बन जाएगी बीएससी की स्टडी में। अब यहाँ पर नीचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लिखी है। डेरिवेशन एंड थ्योरम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 5 साल के, यानी आपको ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करने की जरूरत नहीं है, ओनली 5 साल के क्वेश्चंस आपको करने हैं। प्लस जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में उनको आप ज़रूर मार्क करके रखें, ताकि आप लास्ट टाइम पर उन रिपीटेड क्वेश्चंस को पढ़कर जा सकें, क्योंकि वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके काफ़ी ईयर्स में रिपीट हुए हैं, तो हो सकता है वो इस साल आ जाएँ, इसलिए वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा टाइम टेबल है आपकी बीएससी की स्टडी के लिए। अब ये जो मैंने लास्ट में आपको 3 पॉइंट बताए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मार्क करने हैं, और डेरिवेशन एंड थ्योरम आपको बिल्कुल लिख कर याद करनी है। ये तीनों पॉइंट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई हैं, यानी आप सभी स्टूडेंट्स को, जिन्हें चाहे ओनली पास होना है या फिर 65 से 70 के बीच में बनानी है, या फिर 70 के 80 के बीच में बनानी है, या फिर टॉप करना है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल हैं और आपको ये तीनों पॉइंट्स अपने ऊपर अप्लाई करने ही होंगे। तो आई होप आपको ये पूरा चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको किस तरीके से आपकी बीएससी की स्टडी करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार लास्ट में फिर से बता दूँ, 65 से 70 के बीच में आपको ओनली 2 महीने की पढ़ाई करनी है आपकी बीएससी को लेकर, यानी आपने यदि 2 महीने भी अच्छे से, अब 2 महीने में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कह रही, क्योंकि आपको 3 यूनिट करनी है सभी सब्जेक्ट्स में, सभी पेपर्स की, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से 2 महीने पढ़ाई करनी है, तभी आप 65 से 70 के बीच में परसेंटेज बना पाएंगे। यदि आपने यहाँ ढील दे दी तो फिर आपकी परसेंटेज भी 60 से कम हो सकती है। नाउ फिर आपके जो 70 से 80% वाले हैं उनको ओनली 4 यूनिट करनी है। यहाँ पर आपको 3 यूनिट करनी है सभी पेपर्स में, सभी सब्जेक्ट में। यहाँ पर आपको 4 यूनिट करनी है, और जो बीएससी टॉप करने का सोच रहे हैं उन्हें तो 5 यूनिट अच्छे से करनी ही होगी, बिल्कुल एकदम सारी चीज़ें बिना कुछ चीज़ छोड़े। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे अब कि आपको किस तरीके से आपकी एग्ज़ाम्स की पढ़ाई करनी है, बीएससी की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए थी जो फर्स्ट ईयर में आए हैं, जिन्हें पता नहीं है कि हम अपनी स्टडी कैसे करें, किस तरीके से इतने कम टाइम में ये सारे यूनिट्स कवर करें अपनी बीएससी की। तो आई होप आप इस वीडियो से अच्छे से समझ गए होंगे कि अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।